हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस सेशन में हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 4 का ग्रुप बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। और लास्ट सेशन जो मैंने लिया था ज्योग्राफी के ऊपर, उसमें से एक क्वेश्चन जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर था उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो फिर पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013, व्हाट आर द पावर्स ऑफ लोकायुक्त इन झारखंड, है ना। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस तरह से झारखंड या जो भी आप स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार क्वेश्चन में जोड़ दिया जाता है स्टेट स्पेसिफिक जो नाम है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता है। एक आधा अगर कुछ स्पेशल फंक्शन है तो मेंशन करते हैं, नहीं तो फिर जो नॉर्मल फंक्शन या पावर्स है उसको आप वहाँ पर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफरेंट फ्रॉम द 1986 एक्ट। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़े अलग तरह से पूछा हुआ है तो लिखने का तरीका चेंज हो जाता है वहाँ पर, है ना। जैसे कोई भी पॉइंट जब आप 2019 एक्ट के बारे में बताएंगे, पॉइंट्स आपको 2019 एक्ट के बारे में ही बताना है, लेकिन आपको वहाँ पर बस एक छोटा सा मेंशन करना होगा हमेशा कि 1986 में ऐसा होता था, अब ऐसा होता है, या 1986 में ये प्रोविज़न नहीं था, अब ये प्रोविज़न कर दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट आउट करते जाएंगे, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म सोशल अकाउंटेबिलिटी इन डिटेल, इन्यूमरेट द प्री रिक्विजिट्स टू इंश्योर सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी का जो मुद्दा है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है 2021 में, ठीक है। राजस्थान में इस पर कानून बनाने के लिए जो है सो मतलब काफ़ी जोर दिया जा रहा था कुछ टाइम पहले। तो इसको जो है अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपको गुड गवर्नेंस में पूछा जा सकता है ना। तो ठीक है, सोशल अकाउंटेबिलिटी पहले उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद सोशल अकाउंटेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या जिसको प्री रिक्विजिट्स कहते हैं, क्या क्या होना चाहिए पहले से, तब जाकर सोशल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो पाएगा। तो वही सब चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल राइट, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिया था। इसमें से जो प्लेट टेक्टोनिक्स क्वेश्चन नंबर 2 है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताएंगे और मेजर लैंडफॉर्म फीचर्स जो है उसका इवोल्यूशन में प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या रोल है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बता देंगे हम, है ना, कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का आधार क्या है। तो ये जो है होम्स का कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस और हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, ठीक है। और 1967 में प्रॉपर्ली मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन जो है इसको इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। कंबाइनिंग सेवरल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़, जो पहले से आइडियाज़ थे, ठीक है, कुछ नया नहीं था, लेकिन उसमें जो है जो है उसको एक प्रॉपर तरीके से बताया गया कि कैसे जो है ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वर्क करता है और करेंट लैंडफॉर्म फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकता है, ओके। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे देंगे। फिर मेजर पोस्टुलेट्स बताएंगे, उसका क्या क्या उसमें प्रोविजंस है, क्या क्या बात करता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अब। तो पहले तो प्लेट टेक्टोनिक्स का बात हो रहा है तो प्लेट, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो प्लेट जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो अर्थ है जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, उन्हीं उन्हीं से बना होता है आपका प्लेट्स, ठीक है। ये प्लेट्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। हार्ड होता है, कोल्ड होता है, ब्रिटल होता है और ब्रोकन होता है। लिथोस्फेयर इज़ फ्लोटिंग ओवर स्थिनोस्फेयर। अभी आगे इसका डायग्राम में आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे ये जो थ्योरी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो इसको देखिए, ज्योग्राफी का आंसर में देखिए डायग्राम का बहुत रोल होता है। हमेशा कोशिश कीजिएगा डायग्राम को इनकॉर्पोरेट करने का अपना आंसर में, ठीक है। तो जो क्रस्ट है ये वाला और जो एस्थेनोस्फेयर का अपर पार्ट है, ठीक है, इन दोनों को मिला करके ही लिथोस्फेयर बनता है। जो एस्थेनोस्फेयर का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो लगभग क्रस्ट जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। और उसका जो है फ्लूइडिटी जो होता है वो सब काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए उस पर जो है उसको जो है हम एज ए क्रस्ट ही मान सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला करके लिथोस्फेयर कहते हैं, क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर का अपर वाला जो हिस्सा होता है। और ये जो टोटल लिथोस्फेयर हो गया, ये लिथोस्फेयर टुकड़ा में बटा होता है और जो टुकड़ा है उसी को, एक टुकड़े को हम एक प्लेट कहते हैं,
ठीक है। तो ये इस डायग्राम का कहने का मतलब है। डायग्राम बनाने से क्या होता है, शब्द कम लिखना पड़ता है, ठीक है। डायग्राम जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। प्लेट्स जो है नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि प्लेट्स जो है इंटायरली पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है, ओसनिक प्लेट हो सकता है, या कॉन्टिनेंटल ओसनिक दोनों कंबाइंड प्लेट भी हो सकता है, ठीक है। फिर कुछ प्लेट्स का एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे 7 मेजर प्लेट्स हैं, पैसिफिक, यूरेशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, यहाँ पर साउथ और नॉर्थ दोनों रख लीजिएगा। उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। फिर कुछ माइनर प्लेट का भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये सब है ना। फिर आपका जो है प्लेट जो है वो मूव कैसे करता है, इन्फ्लुएंस उस पर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ रहा होता है, ठीक है। तो मेंटल सेल्स, इसको ऐसे समझिए कि ये आपका लिथोस्फेयर हो गया, ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, प्लेट्स कह सकते हैं। ये जो है मेंटल सेल्स यानी कि मेंटल करेंट्स भी आप जिसको बोलते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में ये मूव करता है। जैसे अगर मेंटल करेंट्स कुछ ऐसा है तो दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। मेंटल करेंट्स मेंटल में जो है सो फॉर्म होता है, ठीक है। उतना आपको डीप में जा कर के उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखेंगे ये करेंट्स जो है वही इसका मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और करेंट्स जो है अगर एक दूसरे की तरफ होगा इस तरह से तो दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से टकराएगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बाउंड्री इंट्रैक्शंस होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ अगर करेंट्स है तो प्लेट्स जो हैं आपस में कन्वर्ज होते हैं और उससे क्या फीचर्स बनता है वो देखेंगे। अगर करंट जो है एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है, तो प्लेट्स भी एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना। तो उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के नज़दीक से स्लिप करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था वो था कि कैसे जो लैंडफॉर्म फीचर्स है वो उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या रोल रहा है ना। तो अब प्लेट टेक्टोनिक्स को ही हम बताते हुए लैंडफॉर्म फीचर्स भी बताते चलेंगे, ठीक है। उसको अलग से करने का ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर अननेसेसरी आपका आंसर लंबा होगा। तो अभी हम प्लेट टेक्टोनिक्स को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लस उससे एसोसिएटेड जो लैंडफॉर्म फीचर्स है उसको भी वहाँ पर एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ दिस बाउंड्रीज एंड एसोसिएटेड फीचर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बिलो। तो सबसे पहला क्या था हमारा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री कैसे हुआ, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो मेंटल करेंट्स होते हैं वो कन्वर्ज होते हैं और डिसेंड होते हैं, है ना। ये दो प्लेट है मान लीजिए, तो मेंटल करेंट्स कन्वर्ज होना मतलब एक दूसरे के तरफ आना, और प्लस डिसेंट, ठीक है। डिसेंट मतलब नीचे की तरफ गिरना। तो ये क्या होता है, इसको एक दूसरे की तरफ लाता है, ठीक है, कन्वर्ज करवाता है। ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, फिर एक इसके नीचे चला जाएगा, जाहिर है दोनों में से जो डेंसर होगा वो दूसरे के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर यही बताया गया है आपको क्यों होता है। अब देखिए जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। एक ओ जहाँ की दोनों प्लेट ओसनिक होते हैं, ठीक है। एक होता है ओसी जहाँ की एक ओसनिक प्लेट रहेगा और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट रहेगा, और एक होता है सीसी जहाँ की दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट रहेगा, ठीक है। तीनों के इंट्रैक्शन से अलग अलग टाइप के फीचर्स धरती पे बने हैं, अभी भी बन रहे हैं, और अलग अलग प्रोसेस जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ओ जो बाउंड्री होता है ये तीनों कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। ओ जो बाउंड्री होता है उसमें हम लोग को ओसनिक ट्रेंचेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सी फ्लोर का जब आप फीचर्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ट्रेंचेस के बारे में पढ़ने के लिए मिला होगा, है ना। जैसे 2 लिथोस्फेरिक स्लैब जो है एक नीचे जा रहा होता है, ठीक है, दूसरे के नीचे सबडक्ट हो जाता है एक, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहीं पर ट्रेंच बन जाता है। फिर आर्किपेलागो के बारे में जानते होंगे आप लोग। आर्किपेलागो कैसे बनता है, जब 2 स्लैब है, एक नीचे आपका जो है सो दूसरे के नीचे सबडक्ट कर गया, ठीक है। सबडक्शन के बाद यहाँ पर ये मेल्ट कर जाता है, नीचे जाने पर मेल्ट करने के बाद जो ये मोल्टेन मटेरियल है ये दूसरे स्लैब को रप्चर करता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है, जिसको कि हम वोल्केनो बोलते हैं, है ना। और इन्हीं वोल्केनोज़ की वजह से जो है आपका कई सारा आर्किपेलागो दुनिया में बना है, ठीक है, द्वीप समूह। और अभी भी कई सारा जो इस तरह का आर्किपेलागो है जापान, इंडोनेशिया वगैरह में आप सुनते होंगे
अक्सर वहाँ पर कोई ना कोई वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, क्योंकि वो इसी तरह का सबडक्शन जोन के पास है ना। वहाँ पर एक स्लैब दूसरे के अंदर जा रहा है, एक लिथोस्फेरिक प्लेट दूसरे के अंदर जा रहा है, और जिसकी वजह से इस तरह का इरप्शंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओ बाउंड्रीज़ में जो है आपको ओसनिक ट्रेंचेस देखने के लिए मिल गया, आर्कीपेलागोस को एक्सप्लेन कर पाता है। और आप वहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, जैसे ये दोनों जो है ओसनिक प्लेट था दोनों। ठीक है, मेंटल करेंट्स कन्वर्जिंग और डिसेंडिंग था। ठीक, उसके बाद ये डिसेंड हो गया तो यहाँ पर ट्रेंच बन गया, जैसा कि अभी आपको समझाए, और नीचे जो स्लैब गया वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर यहाँ पर जो है सो वोल्केनिक इरप्शन हुआ और वहाँ पर द्वीप समूह वगैरह का निर्माण हुआ है उस तरह से। ठीक है, तो ओ इंट्रैक्शन में दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, ओसनिक ट्रेंच का, आर्कीपेलागो का। ये आपको समझाने के लिए था, ये क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने का इतना ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आंसर में आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है बस उतना ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फिर ओसनिक और कॉन्टिनेंटल। तो ओसनिक और कॉन्टिनेंटल में अगेन ओसनिक स्लैब जो होता है वो डेंसर होता है, तो वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लैब के। अब जब ओसनिक स्लैब और कॉन्टिनेंटल स्लैब का जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर स्क्रैपिंग होता है ना। स्क्रैपिंग यानी कि एक तरह से खरोंच समझ सकते हैं। तो ऊपरी लेयर जो है सो स्क्रैप कर लिया जाता है दोनों एक दूसरे से रगड़ की वजह से, और उसके बाद वहाँ पर वही जो स्क्रैपिंग मटेरियल होता है, ठीक है, वही फोल्ड माउंटेन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट था, ये ओसनिक प्लेट था। तो ये जो कॉन्टिनेंट पर ये जो सेडिमेंट्स और स्क्रैपिंग मटेरियल जो था उसका जमाव हुआ और उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बना। तो ये एज ऑफ द कॉन्टिनेंट पे बनता है ना, एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, बिल्कुल किनारे, जैसे कि एंडीज़ के केस में आपको देखने के लिए मिलता है। कई बार जो नीचे स्लैब जा रहा है, जैसे कि पिछले केस में बताया, वो मेल्ट होगा, और कई बार वो इसको रप्चर करते हुए कॉन्टिनेंटल जो यहाँ पर प्लेट है उसके बाद यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। ठीक है, ये बहुत मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है, जैसे कि एंडीज़ माउंटेन में जो ओजोस डेल सोलाडो वोल्केनो है वो बिल्कुल इसी प्रोसेस से वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओसी इंटरेक्शन, यानी एक ओसनिक लिथोस्फेयर या ओसनिक प्लेट था और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट था। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट को कुछ इस तरह से दिखाते हैं और ओसनिक प्लेट को आप सिंपली एक लाइन की तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट है सीसी बाउंड्रीज, यानी कि कॉन्टिनेंटल। तो हमारा हिमालयन टाइप जो फोल्ड माउंटेन बना है वो इसी टाइप का इंटरेक्शन की वजह से बना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दो कॉन्टिनेंटल प्लेट ही आपस में इंटरेक्ट कर रहा है ना, ये इधर आ रहा है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स का स्क्रैपिंग होता है। ठीक है, और उसी की वजह से जो हिमालयन टाइप इस सीसी बाउंड्री इंटरेक्शन की वजह से जो माउंटेन बनता है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है ना, जैसे हिमालयाज जो है हमारा। तो इसी वजह से, क्योंकि दोनों जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है और दोनों में कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इन्वॉल्व होता है, और स्क्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स होने की वजह से रिवर्स फॉल्ट भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रिवर्स फॉल्ट जो हिमालयाज में आपको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग जो कन्वर्जेंट इंटरेक्शन था, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन, उससे कई सारा जो फीचर्स हैं जो ऑलरेडी धरती पर है और कुछ प्रोसेसेस जो है उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें ट्रेंचेज है ना, ट्रेंचेज के अलावा फिर हम लोग देखें आर्कीपेलागो को एक्सप्लेन कर पाता है। फिर हम लोग फोल्ड माउंटेन्स को देखें, ठीक है, वोल्केनोज को देखें, है ना, जो इनमें मौजूद हो सकता है, और रिवर्स फॉल्ट को समझे। तो ये सब जो फिनोमेनन है, ये सब जो फीचर्स हैं, ये सब हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन जो है उसका फीचर्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक लिथोस्फेरिक प्लेट है और ये इस तरह से डाइवर्ज हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट से दूर हो रहा है।
ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन में। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, एक प्रोसेस समझ लीजिए, उतना आपको लिखना नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोसेस समझ लेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा। ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, प्लेट है, लिथोस्फेयर है, कुछ भी बोलता हूँ तो एक ही चीज़ मेरा मतलब होता है। ठीक है, दो स्लैब है, एक दूसरे से अलग होने वाला फोर्स लगा, अलग होने वाला करंट दोनों पे अप्लाई हुआ, तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। अब ये स्लैब यहाँ है, ये स्लैब यहाँ है, अभी भी इस तरह से काम करता रहेगा, ये इस तरह से काम करता रहेगा। जो बीच में जो है एक छोटा सा सी बन जाता है, ठीक है, सी बन जाता है, एक समंदर बन जाता है बीच में छोटा सा, फिर ये कंटिन्यूसली फैलता रहता है। और ये वाला जो पॉइंट था जहाँ पर मैक्सिमम फोर्स आपका लग रहा था, ठीक है, वहीं पर डेवलपमेंट होता है मिड ओशनिक रीजेस का, ठीक है ना, क्योंकि ये फोर्स लगना तो बंद नहीं होता है, ये जो अपवर्ड राइजिंग और डाइवर्जिंग करंट है वो तो ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर वही वाला लावा जो निकलता है उसकी वजह से दोनों तरफ जो है सो माउंटेन का एक सीरीज़ बन जाता है, जैसा कि आपको अटलांटिक ओशन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो मिड अटलांटिक रिज जिसको कहते हैं वो इसका एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा रेड सी, जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में जब दोनों स्लैब अलग होता है तो एक छोटा सा समंदर बनता है वहाँ पर, तो आप रेड सी एक उसी तरह का एक आप कह सकते हैं सी है, ठीक है, यंग सी कह सकते हैं आप उसको। ये सब ठीक है, ट्रिपल जंक्शन वगैरह समझना उतना ज़रूरी नहीं है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, बस जान लीजिए कि ट्रिपल जंक्शन वगैरह का फॉर्मेशन भी इसी वजह से होता है ना। ट्रिपल जंक्शन जो है उसी का एक आर्म हमारे देश में भी है, जो नर्मदा वैली है, वो भी एक ट्रिपल जंक्शन का ही एक आर्म था, ठीक है, एक पार्ट कह सकते हैं उसको। ओके, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में आप बता सकते हैं कि जो मिड ओशनिक रीजन है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इन सबको एक्सप्लेन कर पाता है प्लेट टेक्टोनिक्स इस तरह से। ओके, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, थोड़ा सा बता देना है और एग्जाम्पल्स बता देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और एसोसिएटेड फीचर्स। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जैसा कि बताया दोनों स्लिप करता है, कोई भी इंटरेक्शन उस तरह का नहीं होता है, ना स्क्रैपिंग होता है, ना वोल्केनो बनने का कोई चांस होता है, ठीक है। ऐसा कहाँ देखने के लिए मिलता है हम लोगों को अभी प्रेजेंटली, तो जुआन डी फूका प्लेट और सैन एंड्रियाज फॉल्ट, ये दोनों आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। सैन एंड्रियाज फॉल्ट, यहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, इस पर एक मूवी भी बना हुआ है, तो अर्थक्वेक वाला बात भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मूवी वाला मत कीजिएगा, लेकिन अर्थक्वेक वाला बात आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सैन एंड्रियास के पास किस तरह से जो है अर्थक्वेक प्रोन है और वहाँ पर बहुत भीषण अर्थक्वेक आने का संभावना बना रहता है एनी टाइम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ना। और सेम बाउंड्री के पास एक से ज़्यादा तरह का भी फीचर हो सकता है, ठीक है, जो बाउंड्री जो है सो आपका ट्रांसफॉर्म है वहाँ पर थोड़ा बहुत सबडक्शन भी चल रहा होता है, तो वैसा नहीं है, बट प्राइमरली जो है आपका जुआन डी फूका प्लेट और सैन एंड्रियास फॉल्ट, इसको आप एग्जांपल में दे सकते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के। ओके, तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में आप बताएं, ठीक है, और कई सारा फीचर्स को आप एक्सप्लेन कर पाए, अर्थक्वेक हो, वोल्केनो हो, ठीक है, फोल्ड माउंटेन हो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो, इन सब को एक्सप्लेन कर पाता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो फिर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, कि एक ठीक ठाक जो है ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देता है करेंट फीचर्स जो कि अर्थ पे मौजूद हैं, प्लस जो प्रोसेसेस अर्थ पे चल रहे हैं जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनोस को कैसे ये एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। उसके बाद पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वगैरह, ठीक है, ऊपर कहीं पर मुझे लिखने का ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पर मैंने कंक्लूडिंग पॉइंट में इसको दे दिया है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वही जापान और आपका फिलीपींस और वेस्टर्न साइड ऑफ जो अमेरिका है वो सब हिस्सा जो है पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहलाता है ना। वहाँ पर यही सब सबडक्शन चल रहा है, मेल्टिंग चल रहा है, वोल्केनिक इरप्शन चल रहा है, ठीक है, तो उसी को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसलिए जापान वगैरह में कई बार ज़्यादा आपको भूकंप और वोल्केनो वगैरह का खबर सुनने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादातर बात समझाने लायक था इसमें, अगर एक बार आप समझ गए तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ जो समझने लायक है इसमें सबको लिखने का ज़रूरत नहीं है, उतना लिखने लगेंगे तो फिर तो 1000 वर्ड हो जाएगा, है ना, तो उतना ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए और लिख दीजिए। डायग्राम को विशेष तौर पे महत्व दीजिएगा ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर आपको मैं गवर्नेंस वाला एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँगा। ऑल राइट देन, थैंक यू।